उठती है जा बजा से शामों के आस्तां से, अहबाब के ज़हन से यादें फिराक के, यादें फिराक की, बातें फिराक की। नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है हमारी सीरीज बातें फिराक की में। हमारी सीरीज बराबर आगे बढ़ रही है। आज एक और नया नाम हमारे साथ जुड़ा है और ये नाम कोई आम नाम नहीं है। ये हिंदी साहित्य का चिर परिचित चेहरा है। मैं जब इलाहाबाद के दिनों में यहाँ रहा करता था तो सर का बहुत नाम सुनता था। अक्सर नवगीत के और गीतकारों में, और ऐसा कोई मंच इलाहाबाद का नहीं था जहां सर ना हो। कोई बड़ा मंच, अब छोटे मोटे की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मंच नहीं था जहां जहां उस पर सर की उपस्थित ना हो। सर की पैदाइश कानपुर की है, शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है। आपका ताल्लुक जो है एक अच्छी समृद्ध साहित्यिक परिवेश से और घराने से रहा है। इसके साथ कहो सदाशिव नाम का काव्य संग्रह भी सर का प्रकाशित है। हमारे साथ आज यश मालवीय जी हैं। सर का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत भाई जी फिराक साहब को लेके आप आए हैं मेरे पास जी और हम अपने हिस्से के फिराक साहब आपको देने जा रहे हैं। जी 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 सर, बड़ा अलग व्यक्तित्व था उनका, और मैं सबसे पहला यही प्रश्न करूंगा कि आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं बैंक रोड वाले उनके घर में पिता के साथ गया। जी पिता उमाकांत मालवीय खुद भी हीर साहित्यकार थे। सारिका में उन्हें उनके बारे में इंटरव्यू करना था एक। अच्छा, पिताजी को? पिताजी को। तो गए वहां पे, तो सबसे पहले तो उन्होंने काम किया, अपने किसी सेवक को बुलाया, अरे भाई उमाकांत का बच्चा आया है, कुछ जलेबी जलेबी ले आओ, हम लोग तो अदब की बात करेंगे, जी वो क्या करेगा? अरे जलेबी खाएगा, जी हम लोग इंटरव्यू देंगे। और बढ़िया नेत्राम के यहाँ से गरम गरम जलेबी आ गई। और उसके बाद उनका बातों का सिलसिला जब शुरू हुआ, जी सच बताएं ऐसा लग रहा था जैसे कि हम सदी को सुन रहे हैं। समझ धीरे धीरे बढ़ रही थी और ये लग रहा था कि ये जो कुछ हो रहा है ये इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त सर? मेरी उम्र थी उस समय 12 वर्ष। 12 वर्ष? पहली बार आपने 12 वर्ष की उम्र 12 वर्ष की उम्र में देखा। और फिराक ने उस समय हमारे लिए क्या कि हमारे लिए मदिरा लाओ, बच्चे के लिए दूध लाओ। जी जी। अच्छा, ये वक्त क्या था? सुबह का था? कैसा वक्त था ये भरी दोपहर का 1-2 बजे का समय था जी। और तब फिराक साहब की उम्र लगभग? फिराक साहब उस समय मेरा ख्याल है उन 75-76 के आसपास रहे होंगे। जी जी, क्योंकि मैंने सुन रखा है और पढ़ा भी है कि सुना ज्यादा है कि आखिरी के दिनों में वो सुबह से ही चालू हो जाते थे। उनका वो कोई समय नहीं होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि बोले कि आज मैं अपने को दंडित कर रहा हूँ। अच्छा तो ये होता था, कैसे दंडित कर रहे हैं? जी। क्या? आज मैं पी नहीं रहा हूँ। अच्छा तो ऐसा भी करते थे वो। ऐसा नहीं था कि शराब पीने के साथ उन्होंने शराब को फिर भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया था। जी जी जी। वो कहते थे कि ये एक शय है, इसको मैं अपने ऊपर सवारी करने देता हूं और फिर मैं इस पे सवारी करता हूं। अच्छा जी जी जी। और वो था ना कि बड़ी एहतियात तलब है वो जो शराब सागर दिल में है, जो भरी रही तो भरी रही, जो छलक गई तो छलक गई। वाह वाह वाह, क्या तो बात! फेलो ट्रेवलर्स नहीं लगते हैं, सहयात्री जैसे नहीं क्या लगते। बात है जी। तो फिराक साहब ने कहा कि
क्या अहमकपने की बात करते हो यार, मीलों आगे है ये लोग हमसे। जी तुलसी होने के लिए जो कलेजा चाहिए वो फिराक के पास नहीं है। जी इतनी ईमानदारी अभिव्यक्ति में थी उनके, इतना खुली किताब जैसा जीवन था, और थोड़ा सा जो उनका जी, एक तो कुरूपता वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे क्षण भर के लिए भी। जी सुंदर स्त्रियां उनको पसंद थी एक समय में, लेकिन बाद में कुछ कारणों से वो एक नफरत सी करने लग गए थे अच्छा, स्त्रियों से स्त्रियों से। अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि खुद भी लिखते हैं कि मेरे 3 असफल प्रेम रहे हैं। अरे जब कमला जी आती थी आनंद भवन में, जी तो आनंद भवन के एक किनारे पे खड़े होकर उनको देखते थे, बस टुकुर टुकुर देखते थे, अच्छा अच्छा। और सिगरेट पर सिगरेट पीते जाते थे। जी और सिगरेट का जो धुआं उड़ता है और आंखों से ऐसे ऐसे जाता है, जी और फिराक की वो जलती हुई आंखें, जी। ऐसी जलती हुई आंखें तो हमने देखी ही नहीं है। जलती हुई आंखें, जलती हुई क्या आंखें। बात है। सिगरेट की जो लौ है, वो चिंगारी कभी कभी उनकी आंखों से भी फूटती होती थी। जी और वो उनका शेर याद आता था कि शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था। हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी सी आके आके रह रह गई। गई। तो ऐसा लगता था कि कोई ऐसा चरित्र सामने बैठा हुआ है जो स्वर्ग लोक से निर्वासित कर दिया गया। आहा, क्या कहने। स्वर्ग लोक से निर्वासित अभिशप्त गंधर्व लगते थे फिराक साहब। स्वर्गलोक से निष्कासित अभिशप्त गंधर्व लगते थे। अभिशप्त गंधर्व लगते थे, वाह। और सौंदर्य के उपासक ठिठक जाते थे कभी कभी एक फूल पे बहुत देर तक ऐसे देखते हुए से। तुमने उस पंखुड़ी पे गौर किया, आहा, वो सूरज से आंख मिला रही थी। हे। तो उनको हम साहित्य मंत्री थे सीएबी कॉलेज में 79-80 के आसपास। जी तो हमने कहा कि फिराक साहब आपको ले चलना है तो उसमें। आप काफी बड़े हो गए, 12 साल से अब हाँ, 1980 की बात हो गई। तो अब बोले कि ऐसा है कि जब सब आ जाएं जी तो किसी को भेज देना, हम आ जाएंगे। अच्छा। उस मंच पे बाबा नागार्जुन थे, जी पिता हमारे संचालन कर रहे थे। फिराक साहब को आने में देर हो रही थी, हम लोग अपना कुछ देश गान, कुछ सरस्वती वंदना ये सब कर रहे थे। शुरू में कवि सम्मेलन के जो रहता हाँ, है। फिराक साहब आ गए और हम दौड़ के गए उनको लगभग कमर से पकड़ते हुए, उनको ले चलने के लिए। चल रहा हूं बरखुरदार, चल रहा हूं, जूते में कहाँ डाल दूं। नाराज हो गए। जी हमने कहा जी जी। खूब जूते उतारे उन्होंने। फिर ये हुआ कि नाश्ता वाश्ता हो जाए जी कुछ, तो उनको सीढ़ी से ऊपर वाली मंजिल में ले जाने लगे हम लोग। हम्म सूरज डूब चुका था और सीढ़ी पे 0 वाट का एक बल्ब जल रहा था, जी पीली बीमार रोशनी, जी और उसके भी इर्द गिर्द मकड़ी ने जाले पूर रखे थे। जी तो जैसे जैसे फिराक साहब को हम लेके ऊपर चढ़ रहे थे, तो कह रहे हैं कि बरखुरदार ये तुम कहाँ लेते आए, इससे ज्यादा रोशनी तो दोजख में होती है। खैर, फिर फिराक साहब ने कहा कि सरस्वती का मंदिर है ये, तो मैंने दारू के लिए नहीं कहा, मेरे अपने पास रखी हुई है। अच्छा। उन्होंने कहा कि जो थोड़ा सा होमवर्क कर ले, स्टेज पे जाने से पहले थोड़ा होमवर्क ये करते हैं। होमवर्क था उनका। तो ये उनका होमवर्क होमवर्क था। था जी। खैर, उन्होंने फिर शुरू किया, और शुरू करते हुए मामला ये था कि हमारे एक साथी थे एहतराम भाई, एहतराम इस्लाम। एहतराम इस्लाम है, मतलब थे क्या,
अभी कहाँ है एहतराम? इस समय है वो हैदराबाद में। अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो फिराक साहब, नागार्जुन सब पढ़ चुके, तब तक में वो नमूदार हुए, अच्छा जी एहतराम भाई। जी। तो ये हुआ कि अब एहतराम भाई कैसे पढ़ सकते हैं जब सदारत कर रहे फिराक साहब पढ़ चुके हों। जी, तो सद्र पढ़ चुका है। सद्र पढ़ चुका तो कैसे पढ़े। एहतराम भाई ने कहा हुजूर अब रहने दीजिए, हम नहीं पढ़ते, आप पढ़ चुके हैं। बोले ये बताइए, मेरे बाद पैदा होने में तो आपको लाज आई नहीं, संकोच हुआ नहीं, जी तो मेरे बाद कविता पढ़ने में काहे संकोच कर रहे हैं, आप पढ़िए। जी। एहतराम भाई ने फिर झूम के पढ़ा। अरे वाह। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा तो आगे जाएगा, क्योंकि इसमें जो अच्छा कार्यक्रम कर ले जी वो कुछ भी कर सकता है। जी, ये आपके बारे में कहा या? हाँ, जी, तो अच्छा बोले अच्छा। कि तुम ऐसा है कि मेरे घर आना। तो उस समय तो साइकिल से ही चलना जी, होता था। वही था। तो पहुंचे तो उन्होंने ढेर सारा वो चॉकलेट और वो एक उसमें रखा हुआ था। मतलब वो उनकी पीड़ा ये थी, उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़े शायर नहीं होना चाहते थे, आह, हम बहुत अच्छे गृहस्थ होना चाहते थे। मेरी पीड़ा ये है कि अब मेरी शादी हुई थी, बात वैसी बनी नहीं, कुछ तुम्हारे जैसा बच्चा होता मेरा आए हाय तो हाय। मुझे लगता है कि हर बच्चे में मैं अपना बच्चा देखता हूँ, जी 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 और ये खालिश परेशान करती है मुझको। जी। खैर, तो उसके बाद इंटरव्यू छपा जब सारिका में, तो भी हम लोग पिता के साथ, पिता हमको लेके गए थे। और इंटरव्यू में उस दिन जो उन्होंने बातें की, कभी नहीं भूली जा सकती वो बातें। पिताजी ने कहा कि अपने जीवन काल में ही जो लोग मिथ बन गए, किंवदंतियां जिनके बारे में चल निकली, जी आप उनमें से हैं। आपके बारे में बहुत तरह तरह की अफवाहें भी सुनी जाती हैं, जी जी उनके बारे में कुछ बताएंगे। जी। तो फिराज साहब बोले कि तुम ये बताओ कि तुम इंटरव्यू करने आए हो हमको कि नंगा करने आए हो। तो बोले नहीं नहीं बताइए, हम नंगा नहीं कर रहे हैं। तो बोले कि और सब तो ठीक है, अफवाहों के पंख भी होते हैं, अफवाह एक परिंदा होती है, उड़ती है तो उड़ती चली जाती है पंख पसारे हुए। तो और उसके बाद उन्होंने फिर ऐसे ही देखा, जैसे वो जब देखते थे तो लगता है देख नहीं रहे, जी सामने वाले का एक्सरे कर रहे हैं। जी। उनकी आंखों में जैसे एक्सरे मशीन लगी हुई। और बोले कि जब मुझे माँ की गोद की तलब होती है जी। तो मैं रामचरितमानस के पास जाता हूँ, आहा। और तब मैं फिराक नहीं होता, मैं रघुपति होता हूँ। है जी जी। और माँ रघुपति ही बुलाती थी और कहती थी कि इस बहाने जी भगवान का नाम जबान पे आ जाता है। और उसके बाद खास तौर से जब उन्होंने, कई ऐसे संदर्भ हैं, कई ऐसे प्रसंग हैं, हमने फिराक साहब को बैंक रोड से निकल के यूनिवर्सिटी आते हुए पैदल देखा है, अच्छा। ऐसे चलते हुए जैसे महामानव कोई चल रहा हो, क्या तेज तेज चलते थे, क्या कहते हैं ना, यश। आराम से। अच्छा उनके चलने की एक लय थी, जी उनके उठने की एक लय थी, उनके बैठने की एक लय थी। वो जिंदगी की बहर से भी कभी खारिज नहीं हुए। ठीक। गजल जिंदगी बहस से कभी खारिज नहीं हुई। बहर से, बहर, अच्छा, जिंदगी की बहर से कभी खारिज नहीं हुई। कभी खारिज नहीं हुए। जी। गजल की बहर तो खैर
जी। शानदार और थी ये क्या क्या बहरे इस्तेमाल किए उन्होंने। माशाअल्लाह। और इतनी इतनी बहरों में उन्होंने काम किया है। जी और वो शेर उनका हम याद करते हैं कि यूं मुद्दतों जिया हूं किसी दोस्त के बगैर, बगैर। जी जी जी। अब तुम भी साथ छोड़ने की कह रहे हो खैर। खैर। तो अब उनका हिसाब ये था जी कि बोले कि अब क्या है आपका, आपकी दिनचर्या क्या है, अब कैसे कर रहे हैं उम्र के इस उत्तरार्ध में आके। जी बोले पहले तो फिराक जब लिखने बैठता था जी तो इधर से अल्फाज आते थे, लफ्ज आते थे, जी और कहते थे हुजूर हमको अपनी नज्म में जगह दे दीजिए, हुजूर मुझको अपनी गजल में जगह दे दीजिए। अब फिराक ठसके में रहता, ठमक में रहता था। यार तुम नहीं सूट कर रहे हो, यार तुम सूट नहीं कर रहे हो, यार ठीक, अरे तुम नहीं ठीक। अब तो मियाँ सूनी आंखों देखता रहता हूँ सड़क की ओर अरे अरे कि अरे। कोई एक शब्द तो चला आए जी जी जी। जो हमें एक्सप्रेस कर दे। आह। अब तो अल्फाज भी साथ छोड़ चले मेरा, अरे अरे। और बहुत तन्हा हूँ, यारों यारी छोड़ दो वे रहीम अपना है। तो कहते हैं कि पहले फिराक को देखा होता। यादें रफ्तगा की भी हिम्मत नहीं रही, हाँ। यारों ने इतनी दूर बसाई हैं बस्तियां, और अब तो यादें रफ्तगा की हिम्मत नहीं रही, हाँ ऐसे हाँ। कुछ मिसरा। और फिराक साहब का जो एक तकिया कलाम था, जी। ले लपक के, अच्छा। ले लपक के बोलते थे। तो बोले कि अच्छा उनको हिंदी विरोधी मान लिया जाता है। वो हिंदी से कोई विरोध नहीं था, कृत्रिम हिंदी से विरोध था। जी। आर्टिफिशियल हिंदी जो इस्तेमाल करते हैं। जबरदस्ती की हिंदी। तो हमारे एहतराम भाई कभी कभी दुष्यंत वाली जो भाषा है जी जी वो इस्तेमाल करते थे अपने उसमें। तो फिराज साहब ऐसे हंसते हुए कहते थे, हाँ तुम अपनी उस संस्कृत वाली गजल सुनाओ। जी इतनी संस्कृतनिष्ठ हिंदी होती थी। तो कहते थे जबान की बात होनी चाहिए, जबान की शैली होनी चाहिए। संस्कृतनिष्ठ हिंदी भी नहीं चलेगी और फारसी निष्ठ उर्दू भी नहीं चलेगी। जी 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 जी। और हिंदी वाले ही इस अर्थ में हिंदी के दुश्मन है, कितनी नकली भाषा क्यों लिखते हैं। जी जी। ये सुमित्रा नंदन पंत देववाणी में कविताएं लिखते हैं। बताओ देववाणी कौन समझेगा। अरे भाई वैसे लिखो ना, अपना निराला जैसे लिखता है। जी। बांधो न नाव इस ठाव, ये उनको याद थी। अच्छा अच्छा अच्छा। राम की शक्ति पूजा पढ़ते थे फिराक साहब। जी जी जी। तो बोले कि ऐसा है, अब उर्दू में जैसे गालिब ने कह दिया कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। काम की। इतनी सरल सहज भाषा, बोली बानी क्यों नहीं दिखती हिंदी में। और नहीं दिखती तो हम आपत्ति नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी हिंदी के ही जाए हैं। जी। हम अपनी भाषा को विरूप नहीं होने देंगे, हम नकली भाषा नहीं लिखने देंगे। जो जनता नहीं बोलती उसको हम नहीं स्वीकार करेंगे, ले लपक के। तो ये भारतेंदु की गोल टोपी से क्यों नहीं आया इतना सहज जो अपना बयान था शायरी में, कविता में। तो पिताजी उनके थोड़े से मुंह लगे भी थे। जी जी। उन्होंने कहा कि फिराक साहब एक दोहा याद आता है, एक किरकिरी के पड़त नैन होए बेचैन, जी। वे नैना कैसे जिए जिन नैनन में नैन। वाह 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 वाह। तो बदमाशी की उन्होंने, जी। कहा कि ये चचा गालिब की दाढ़ी से क्यों नहीं आया ले लपक के। बोले यार तुम मियाँ की जूती दे रहे हो हैं, जी। मियाँ की जूती मियाँ की जान। मियाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो। और बोले नहीं आपने गलत कहा। तो बोले गलत, हमसे कभी तुम निराला की आलोचना सुनो तो कहो। जी।
वो भाषा नहीं जिएगी जिस भाषा में आदमी आपस में संवाद नहीं करता जी। है। भाषा को लेके, राष्ट्रीयता को लेके, लाल किले में मुशायरा था तो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे। तो जाहिर है कि प्रेसिडेंट की कुर्सी जरा अलग से लगती है। फिराक साहब ठमकते ठमकते आए, उसी प्रेसिडेंट की कुर्सी पे जाके बैठ गए अपना। अब जितने आईएएस पीसीएस थे सबके पेट में घुटना उतर रहा था कि उनको रोके कौन, फिराक को कौन रोके। फिराक को कौन रोके। कहें कि फिर एक ने धीरे से आके कहा कि हुजूर ये प्रेसिडेंट की कुर्सी है, जिस आप इधर तशरीफ रख लीजिए। तो कह रहे हैं कि अच्छा, तो फिराक साहब की तशरीफ तशरीफ है और फिराक की तशरीफ नहीं है। जी जी, प्रेसिडेंट की तशरीफ है। हाँ, जी। वो रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते हैं। ये क्या मतलब? बहरहाल तो हाजिर जवाब बहुत थे। उत्तेजित थे एकदम। उधर से फखरुद्दीन अली अहमद आते दिखे और उठे, आइए आइए, आपके लिए है, हम सब तो कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे से बैठ जाएंगे इधर। फखरुद्दीन अली अहमद सेंसिटिव व्यक्ति थे, बोले कि तुम लोग तमाशा करते हो यार, जी। फिराक जैसा कद्दावर आदमी है, तुमने ऐसे क्यों किया? तुम लोग ने व्यवस्था दी आपने जी, वो व्यवस्था भी ऐसी की। हाँ, हटाओ इसको, जैसे सारे शायर बैठे हैं वैसे हम बैठेंगे, या सबके लिए ये कुर्सी लाओ। जी 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 जी। तो वो फखरुद्दीन अली अहमद ने माफी मांगी फिराक साहब से। फिर फिराक का और महादेवी जी का, जो महादेवी जी और फिराक को और फैज को जी हमने अंजुमन रूहे अदब में भी देखा है, मेवाल के बगल में। जी जी जी। तो बोल रही थी महादेवी जी, सुन रहे थे फिराक साहब, कमबख्त एकदम सरस्वती है। महादी जी ने कहा। कमबख्त एकदम सरस्वती है, बोलती है तो लगता है कि हाय हाय, वाणी ही बोल रही है। कमाल है। हाँ, और फिराक साहब कुछ गुफ्तगू करने लगे थे, महादेवी जी माइक पे कुछ बोल रही थी। तो महादेवी जी ने कहा कि अगर आप कहें, आपकी बात खत्म हो गई हो तो अपनी बात करें। तो कह रहे हैं कि बहन बुरा ना मानो, उठे, उनको माला दिया, क्या अब तुम बोलती रहोगी तो मेरी आवाज नहीं निकलेगी, मैं अपने भीतर तुमको आत्मसात करा। अच्छा, हिंदी बहुत अच्छी बोलते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कम लोग जानते हैं कि वो अपने आत्मीय दायरे में हिंदी ही बोलते थे। जी जी जी। और भाषा को जो लोग हिंदू मुसलमान बना देते हैं, जैसे कि हिंदी हो गई हिंदुओं की भाषा, उर्दू हो गई मुसलमानों की भाषा, जी। तो कई कठमुल्ले किस्म के लोग थे जिन्होंने केवल इसलिए बहुत दिनों तक फिराक को मान्यता नहीं दी कि फिराक उर्दू में लिख रहे थे और चढ़ के लिख रहे थे, लेकिन हिंदू थे, तो उनके साथ सौतेला व्यवहार, वो उन्होंने भी ये बात कही है। जी जी जी। ये मतलब ये दर्ज है, बात हवा में नहीं है। अच्छा अच्छा जी। तो उनको अपनी पहचान के लिए शुरुआती दिनों में उर्दू में लिखने के कारण और हिंदू होने के कारण विरोध भी सहना पड़ा। तो कहते थे कि ये तो सामान्य बात है, जब तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस लिखी तो लोगों ने कहा कि अवधी में कैसे संभव है। जी, वो भी रामचरितमानस, वो भी रामचरितमानस संस्कृत में लिखी गई कभी। हाँ, संस्कृत में लिखी गई, और ये लेकिन अवधी में लिखने के बाद ही वो रामायण जन जन की कंठार हुई। जी। तो फिराक साहब को इस शहर में रहते हुए, देखते हुए कम से कम हमारी 10-12 छोटी बड़ी मुलाकातें हैं, दूर से सुना भी, पास गए भी। और वो, जैसा कि मेरा एक दोस्त उनके यहाँ अखबार लगाता था, जी जी जी। अखबार लगाता था,
फेंक के अपना निकल जाए। तो एक दिन उसको पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहे थे। तो बोले, फिर बताता था कि भैया फिराक साहब ने पकड़ लिया था, बहुत मुश्किल से हाथ छुड़ाया उनसे, कह रहे थे कि कसम खाओ कि कल से टाइम से अखबार दोगे। तो और उसके अलावा जैसे हिंदुस्तानी एकेडमी में जी ये भी कभी कभी आश्चर्य में डालता था कि वो जैसे सिगरेट उनके मुंह से लगी रहती थी हमेशा हमेशा। तो एक बार बोले कि धुएं का भी अपना लुत्फ है प्यारे। एक अगरबत्ती का धुआं है और एक सिगरेट का धुआं है, एक अरे। सिगरेट का धुआं है, एक अगरबत्ती का धुआं, और दोनों एक हो रहे हैं। वाह। और इनसे जो एक तीसरी गंध बन रही है उसकी कल्पना करो। मतलब स्टेज पे जैसे मंच सजा हुआ है तो माला फूल है, अगरबत्ती जल रही है, उसी बीच में सिगरेट भी सिगरेट फूल जल है, गई उधर। सिगरेट जल गई। तो रमानाथ अवस्थी का एक गीत था, रमानाथ उसको बहुत मानते थे। हाँ, चाहे कफन का हो चाहे हवन का हो, धुएं का रंग एक है। धुएं का रंग एक है। धुएं का रंग तो सिगरेट का धुआं है कि अगरबत्ती का धुआं है, धुआं तो फिर धुआं है। जी। और हमारी जिंदगियां भी धुआं हो जानी आखिर में धुआं हो है। गया। हाँ, जी जी जी। तो जब उनको एक बार तो ऐसा हुआ कि फिराक साहब ने, मेरा एक गीत कादिमनी में छपा था, कोई छोटा सा गीत था, हम भी शुरू ही हो रहे थे। जी जी जी। तो फिराक साहब के पास गए, पिताजी हमारे गए और हम लोग गए और बोले कि भाई वो आपके बरखुरदार का गीत अभी हमने कादिमनी में देखा है, वो तो आपसे अच्छा लिखता है। तो पिताजी बोले कि भाई ये तो पीढ़ियों का फर्क है, आपसे अच्छा हम लिखते हैं, हमसे अच्छा वो लिख रहा है। तो फिराक साहब बोले कि हम जुमलेबाजों का बहुत सम्मान करते हैं। तो खुद भी तो थे सर, खुद भी हाँ, तो बड़े जुमलेबाज थे। तो कहने लगे कि ऐसा है कि तुम कभी कभी आ जाया करो तो दो काम करो। अगर एक तो उर्दू सीखनी चाहिए, हर व्यक्ति को उर्दू इसलिए भी सीखनी चाहिए कि हिंदी में भी आप एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उर्दू प्यार की जबान है। जी जी जी। आप जब इश्क करते हैं तो हिंदी आपके उतना काम नहीं आती जितनी उर्दू काम आती है। वाकई आज भी सर। और बोलने लगे, एक था हमारा दोस्त, तो उसका कहीं अफेयर हो गया, तो आए और चिट्ठियां हम ही से लिखवाता था। ये भी काम किया फिराक हाँ, साहब। तो हम अपने दोस्त के लिए प्रेम पत्र लिखा करते थे। तो उसकी जो मंगेतर है, एक बार वो हमारा लिखा हुआ लेके गया, तो उसने कहा कि ये तुमने नहीं लिखी है, ये फिराक से लिखवा के आए हो, तो फिर हम फिराक से ही क्यों ना इश्क करें, तुमसे क्यों करें। सही बात है सर। तो मतलब उनको सुनना, उनको पढ़ना, उनको देखना, उनको जानना जी। इबादत होती थी। आहा। हम जब उनके पास, अच्छा, उनसे मिलने से पहले और उनसे मिलने के बाद आप वही नहीं रह जाते थे जो उनसे मिलने से पहले होते थे। आप उनके पास से आते थे तो कोई रिच होके आते थे, समृद्ध होके आते थे। जी जी। लगता था कि आपको थाती कोई मिल गई है, क्योंकि शब्द को प्यार करने वाला, संस्कृति को प्यार करने वाला ऐसा आदमी, और वो भी जी। इलाहाबाद में रहते हुए। इलाहाबाद में फिराक और निराला को एक साथ जिन लोगों ने देखा है वो ये जानते हैं कि फिराक निराला गंगा जमुना की तरह मिलते थे जी। और महादेवी सरस्वती की तरह मौजूद रहती थी उसमें। आए हाय। तो ऐसे ये त्रिवेणी बनती थी। क्या बात है। तो इस शहर को जानना है, अगर इलाहाबाद को भी जानना है, इलाहाबाद में जैसे वो यूनिवर्सिटी में क्लास लेते थे, जी। उनके क्लास में जादू होता था। मतलब हम तो जाके, कई बार ऐसा होता था कि आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग है तो अनुबंध पिताजी के पास आ जाता था। हम, पिताजी कहते थे हम ऑफिस जा रहे हैं, तुम उनको देते हुए चले जाना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब वो अनुबंध लेके जाते थे तो हम मंत्र मुग्ध होके, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि बीच में वो जब बोल रहे हो तो हम क्लास में जाके उनको कागज पकड़ा दें। जी जी।
तो एक बार तो वो बोल रहे तो लगभग 1.5 घंटे तक क्लास लेते रहे वो, और हम 1.5 घंटे वहां खड़े रहे। अच्छा, एक तो हमारी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी फिराक साहब को टोक दे। कि फिराक साहब को टोक दें। तो हम बोले कि तुम कब से यहाँ हो? हमने कहा कि इतने बजे से आ गए थे। बोले अरे बता देते। तो हमने कहा कि आपको टोकना हमको लग रहा था अपराध हम करेंगे, जी। क्योंकि आप इतना अच्छा बोल रहे थे, हम खुद भी सुन रहे थे, खुद भी हमको अच्छा लग रहा था। तो बोले तब तो चलो ठीक है। मतलब कोई सिरा उनका, अभी हम बोल रहे हैं तो इतनी सारी छवियां हैं उनकी, जी जी जी, और बहुत बेपरवाह रहते थे। हमने उनको कभी डरते हुए, भयभीत होते हुए शासन से, जब आजकल चाटुकारों की फौज दिखती है, वो सत्ता से सीधे आंख में आंख डाल के बात करते थे। कहते थे कि 1.5 लोगों को अंग्रेजी आती है, जी जी एक एक हमको और आधी नेहरू जी को। जी। लेकिन वो 2.5 वाली भी कुछ है ना, 2.5 वाली की 1.5 कहते थे, आप बता सकते हैं सर? अब 1.5 और 2.5 का मुहावरा है जी अलग अलग तरह से। जी। 2.5 वाला भी मुहावरा है, हमने जो सुना वो 1.5 वाला है। आपने ज्यादा प्रामाणिक सुना है, क्योंकि आप हम्म। साथी थे, साथी रहे हैं साथ तो में। लेकिन वो उसमें एक नाम और जुड़ा था, जी। वो नाम हमें स्लिप कर रहा है अभी। एक तो राधा कृष्णन या राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों में से किसी एक का नाम ले देते। राधा कृष्णन, राधा कृष्णन का राधा लेते थे। कृष्णन का। जी जी जी। तो उसमें ये कर देते थे कि मतलब एक हमको आती है, एक राधा कृष्णन को, और आधी नेहरू जी। बाद में जोड़ लिए होंगे एक नया। लेकिन जैसे मतलब वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के प्रशंसक थे। अच्छा भारत एक खोज, जो अच्छा, वो जो नेहरू ने लिखी नेहरू जी की जी, किताब है, किताब है नेहरू जी की। तो कहते थे कि वो रिवर गैंजेस की बात हो तो बोले कि हिंदुस्तान में कोई गैंजेस नाम की नदी नहीं है, गंगा है। गैंजेस करके उसका वेट कम मत करो। लेकिन वो अंग्रेजी में थी, तो जाहिर है कि ये सारे प्रसंग हैं और अनंत हैं। अनंत हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जी तो जी बस ये समझिए कि हम अगर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या हमारी पीढ़ी लिख पढ़ रही है, जी तो उसने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस शहर में रहते हुए फिराक से संस्कार न लिए हो, जी महादेवी जी से संस्कार न लिए हो। क्योंकि हम लोग तो बाल संघ कार्यक्रम में जाते थे, जी जी जी। तो दीदी हुआ करती थी यहाँ पे, दूधनाथ सिंह की पत्नी अच्छा निर्मला ठाकुर। जी तो जैसे उस इंटरव्यू में फिराक साहब भी थे, पंत जी भी थे, तो हम लोगों ने अलग अलग सवाल किए थे, जी। और दिल लगी वाले सवाल थे कि अच्छी कविता लिखने के लिए पंत जी से पूछा था कि बड़े बड़े बाल रखने के अलावा और क्या करना होता है। फिराक साहब से कहा कि अच्छा लिखने के लिए, बोले अच्छा लिखने के लिए दुनिया की सबसे ज्यादा गालियां बकना आना चाहिए आदमी को। गालियां बक पाता है कि नहीं आदमी, गुस्सा करता है कि नहीं आदमी, अगर उसके पास गालियों का भंडार है तो वो ये विवेक इस्तेमाल कर सकता है कि उसे किस तरह से अपनी गाली को रचनात्मक शक्ल देखनी है। जी जी हम बुरी से बुरी गाली शालीन शब्दों में बकने का अभ्यास कर लेते हैं, तब शायरी संभव होती कई बार। वो एक शेर है फिराक साहब का, कि वो ऐसा लग रहा कि गाली देने के बजाय शेर में बदल दिए, हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, हम्म। तुमने तो खैर बेवफाई की, हाँ या मैं तो जिया हूँ किसी दोस्त के बगैर, हाँ अब तुम भी साथ छोड़ने को हाँ, कह वो रहे ये कहते थे कि अच्छी कविता में और प्रतिरोध की कविता में, विरोध की कविता में गाली उसी तरह साइलेंट होती है हो। जैसे वॉक में एल साइलेंट होता है, WALK, वॉक। जी जी जी, वॉक में साइलेंट। तो ऐसे ही अच्छी कविता में गाली साइलेंट, साइलेंट होती है, क्या बात और है। जो साइलेंट होती है वही सबसे ज्यादा बोलती भी है। जी 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 तो जी फिर आके तो इतने ऐसे आकाशवाणी से निकले और अपना इजारबंद खोलने लगे, जी और कुछ उनको टॉयलेट जैसे जाने की लग रही होगी, तो किसी ने कहा हुजूर
वो वॉशरूम उधर है। हम्म। तो बोले क्या रेडियो स्टेशन इस लायक भी नहीं रहा कि फिराक पेशाब कर सके? अरे अब मतलब ऐसी बेबाकी, ऐसा खुल के बोलना, ऐसे मतलब लेकिन बड़ा साहित्यिक बोलते थे। हाँ, नहीं आपको जैसे रेडियो में जी कुछ पढ़ना सुनना है तो स्क्रिप्ट लेते थे। जी 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 तो उन्होंने कहा कि हमसे कमतर आदमी हमारी स्क्रिप्ट जांचेगा तब हम पढ़ेंगे। जी। तो उनसे नवदेश्वर उपाध्याय थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी स्क्रिप्ट हुजूर कोई नहीं जांच रहा है, बस चूंकि हम लोग सरकारी सेवा में हैं तो सरकार के विरोध में हम प्रसारित नहीं कर सकते। जी बोले हमको करने तो, सरकार को समझ ही नहीं आएगा साला, हम विरोध करके निकल जाएंगे। जी 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 तो ये था उनका। जी 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 लेकिन मतलब वो, उनको देखने पे लगता था जी कि वो शबे फुरकत के जागे हैं। शबे बरकत के, जी 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 नींद और लाल आंखें, हर समय खून उतरा हुआ होता था आंखों में, जी जी जी। और लगता था कि कई रातों से सोए नहीं है। नींद की बीमारी भी थी शायद, हाँ, अनिद्रा में इंसोम्निया वगैरह। जी रात भर वो टहलते थे। और कभी कभी तो किसी एक दिन वो गए तो देखा कि वो एक बिल्ली का बच्चा है जी। और उसको रुई के फाहे से दूध पिला रहे हैं। अरे कमाल है, अद्भुत था। कमाल है सर। वो बच्चा जन्म के बिल्ली निकल गई होगी, इतना छोटा सा एकदम, और उसको जैसे माँ करती है, फिराक साहब अपना बैठे हुए उसको ऐसे उसकी गर्दन पकड़े ऐसे ऐसे पिला रहे थे। तो ये सब है, क्या कहें उनको, कैसे कैसे मतलब याद करें उनको। जी उनको तो याद करने पे ऐसा लगता है जैसे कि हमने अभी अभी गंगा नहा लिया, अच्छा वाह। ये फीलिंग आती है। जी जी, इतने पाक साफ इंसान। इतना इतना मतलब हमको लगता है मीर गालिब से होते हुए और फैज को छूते हुए जो लहर आती है, पूरी एक नक्षत्रशाला बनती है, जी उसमें फिराक की चमक सबसे डिफरेंट, जी सबसे अलग कहन है, सबसे अलग भंगिमा है, सबसे अलग तेवर है, सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस ये था। जी मतलब हमको नहीं लगता कि काव्य मंचों ने या मुशायरों ने, ये बड़े नाम ऐसे हैं जी जिसके नखरे बहुत उठाए गए, जी 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 एक निराला और एक फिराक। और निराला और फिराक हिंदी उर्दू की ऐसी दो शख्सियतें हैं जिन्हें अपनी संस्कृति की आंखें कहा जा सकता है, इलाहाबाद के संदर्भ में देखें तो खास तौर पे। जी और उनका यह है कि वो कभी भी जैसे आंख में आंख डाल के बात कर लेना। हमने उनके यहाँ बहुगुणा जी को बैठे देखा, हमने उनके यहाँ अमृत राय को देखा जी जी जी, है, प्रेमचंद के बेटे। हाँ, जी जगदीश गुप्त है, विजय देवनारायण साई साहिब है, जी। लक्ष्मीकांत वर्मा है, और सारे के सारे लोग जब वो राम पे बोल रहे थे होते थे, जब वो सीता पे बोल रहे होते थे, तो लगता था कि इसलिए भी फिराक बड़े हैं कि उन्होंने अपनी जड़ें कभी छोड़ी ही नहीं। जड़ से जुड़े हुए आदमी। हाँ, जी जी धर्म और अध्यात्म का आज जो रूप हो गया है, उससे इतर उनके पास बैठने पे तो कहते थे बाकायदे, हमारी तो अल्लाह मियां से सीधे बात होती है और हम शायरी की जबान में करते हैं और वहां से दाद भी मिलती है हमको। आहा, अरे वाह, ये भी था मामला। कमाल है। हमने एक नज्म लिखी थी, कहिए जी तो सुना आपकी वो नज्म मैं सुनना चाहूंगा। है। सर की एक नज्म है जो मैंने फेसबुक पे पढ़ी थी, सर की एक नज्म, और फिराक, इसका रदीफ है फिराक साहब। और सर मैं चाहूंगा कि आप उसे जरूर सुनाएं हमारे दर्शकों को। जी और जी वो जी। कालजयी नज्म है। फिराक साहब को लेकर और भी नज्में लिखी गई, पर ये नज्म अद्भुत है। आसा फिराक साहब, मुश्किल फिराक साहब, वाह।
आसा फिराक साहब, मुश्किल फिराक साहब, रास्ता फिराक साहब, मंजिल फिराक साहब। मंजिल फिराक साहब। गजलों में उनका जलवा, नज़्मों में उनका जलवा है, शायरी में सबका हासिल फिराक साहब। हासिल फिराक साहब। उर्दू जबां के प्यारे, हिंदी जबां के प्यारे, तहजीब के हैं चंदा, तहजीब के सितारे, फिरका परस्ती सिर पे चढ़ नाच रही नंगी, ऐसी घड़ी में तुमको सारा जहां पुकारे। वाह 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 वाह। ऐसी घड़ी में तुमको वाह। सारा जहां पुकारे, गोरखपुरी तुम ही हो, तुम ही इलाहाबादी। वाह। गोरखपुरी तुम ही हो, तुम ही इलाहाबादी, तुम सूर्यकांत के संग, तुम पंत के दुलारे, है बैंक रोड सूना, सुनसान यूनिवर्सिटी। है बैंक रोड सूना, सुनसान यूनिवर्सिटी, ये शहर सूना सूना, जब से हो तुम सिधारे। शेरों से कत्ल करते कातिल फिराक साहब। है। शेरों से कत्ल करते कातिल फिराक साहब, होते नहीं हो लेकिन बेदिल फिराक साहब। रोशन ख्याल हस्ती थी सादगी जहन में, है वक्त अगर दरिया साहिल फिराक साहब। साहिल फिराक साहब। है वक्त अगर दरिया साहिल फिराक साहब। कितनी कहानियां हैं, कितने ही हैं फसाने, आलिम फिराक साहब, फाजिल फिराक साहब, आसा फिराक साहब, मुश्किल फिराक साहब। हमने उन्हें है देखा, हमने उन्हें है जाना, हमने उन्हें है देखा, हमने उन्हें है जाना, देखा है हमने उनका दिन रात छटपटाना। सुकरात थे कि ईसा, गांधी की रूह भी थे, मानस को मानते थे तुलसी का वो खजाना। गालिब से, फैज से और इकबाल से था नाता, बर्दाश्त था न तिल भर जहनों का बज बजाना। दरिया को ओक में ले पीते थे जामे मस्ती, वाह वाह वाह। नेहरू से दोस्ती का सुनते थे हम तराना। सबसे जुदा कि सब में शामिल फिराक साहब, काबिल फिराक साहब, कामिल फिराक साहब। इस शहर पे हुए थे नाजिल फिराक साहब, इंसाफ की डगर के आदिल फिराक साहब। टैगोर की लताफत और कालिदास का सच, खुद में थे शेक्सपियर, खुद में थे शेक्सपियर का दिल फिराक साहब। आकाश गुले नगमा, पाताल गुले नगमा, वाह 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 वाह। आकाश गुले नगमा, पाताल गुले नगमा, अपने में खुशखबर है कमाल गुले नगमा। गुजरा नहीं जो ऐसा एक साल गुले नगमा, बेहाल गुले नगमा, खुशहाल गुले नगमा। वाह वाह वाह। इसी पे उनको ज्ञानपीठ मिला, ज्ञानपीठ मिला था। जी जी। थी सिद्ध पीठ उनकी खुद ज्ञानपीठ जैसी, हाँ। थी सिद्ध पीठ उनकी खुद ज्ञानपीठ जैसी। हर लहर में समाया है ताल गुले नगमा, हर खुद में है एक तमद्दुन शफ़ाक आईना है। सर्दी की इंतहा में है शाल गुले नगमा, सर्दी की इंतहा में है शाल गुले नगमा। आंखों के आंसुओं को रूमाल गुले नगमा, वाह। फूलों की तरह खिलखिल, फूलों की तरह मिलते खिलखिल फिराक साहब। बिखरे हुए थे लेकिन तिल तिल फिराक साहब, सोते नहीं थे पल भर वासिल फिराक साहब। दिवाली के दिए थे झिलमिल फिराक साहब, थे ईद की सिवैयां, थे इश्क के पुजारी, थे ईद की सिवैयां, थे इश्क के पुजारी। अपने फिराक साहब, आकिल फिराक साहब, खुद से रहे भला कब गाफिल फिराक साहब, आसा फिराक साहब, मुश्किल फिराक साहब। फिराक साहब बहुत आसान थे, बहुत मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे। उनका मूड जो होता था ना, मतलब उनका मूड देखना समझना, लगता था साला अगर कोई खुदा होगा तो ऐसा होता होगा। खुदा का तस्वुर करते हैं तो हमें फिराक याद आते हैं, भगवान का, खुदा का तस्वुर करते हैं तो हमको निराला याद आते हैं। और हम लोग का नसीब ये कि हम लोग इलाहाबाद में रहे। जी। हम बुलंदशहर में होते तो क्या कर लेते, क्या देख पाते, क्या देख पाते, क्या जी पाते सब। इसीलिए लोग बाहर से जब आते थे ना तो उनका दो मकसद होता था जी। इलाहाबाद आ रहे हैं तो क्या क्या करेंगे, संगम जाएंगे जी, आनंद भवन जाएंगे, फिर आके लाला से मिलेंगे। तो ये बैंक रोड उनके रहते तीर्थ की गरिमा को प्राप्त था।
जी जी और उनकी याद को आप लोग संजो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, क्योंकि जी जी मुझे कैलाश गौतम की कविता याद आती है कि याद तुम्हारी मेरे संग वैसे ही रहती है जैसे कोई नदी किले से सट के बहती है। हाँ। तो ये फिराक साहब की याद है, जी और फिराक साहब को याद करना अपनी गंगा जमुनी तहजीब को याद करना है, भाषा के एक ऐसे पुल को याद करना है, क्योंकि उसमें अवध की खुशबू दिखाई देती है। फिराक साहब की शायरी में जी अवध की खुशबू है। जी उनको याद करते हैं। वो हमें, हमारे मित्र थे रमेश यादव, वो नहीं रहे। वो कहते हैं दर्द सारे तमाम हो जाते, जी। हम जो केवल प्रणाम हो जाते। वाह वाह। मैं फिराक को और आपके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को अपने सलाम देता हूँ सर 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 कि सर। ये आप एक ख्वाब की तरह तामीर कर रहे हैं, जी और ये उनकी यादों का महल तामीर हो, जी जी। और बहुत हमारा शुक्रिया सर, समय, बहुत शुक्रिया सर। हमारा समाज, हमारी दुनिया, हमारा जीवन जगत लाभान्वित हो, और समझे जी कि अगर भारत को समझना है, जी 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 देश को समझना है, शहर की संस्कृति और सभ्यता को समझना है, इलाहाबाद को समझना है, तो इलाहाबाद में गंगा जमुना तो दिखती हैं अलग अलग, सरस्वती नहीं दिखाई देती। जी। तो सरस्वती ऐसे लोग हैं ऐसे लोग जी। जिन्हें फिराक हाँ कहें, जी निराला जी कहें, महादेवी कहें, पंत कहें, जी 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 और एक ऐसा शहर जिससे के बिना अदब का इतिहास ही नहीं बनता है। जी 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 जी। मैं आप सबको आभार देता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, है ना? बहुत धन्यवाद। जी। तो आइए, अभी तक हम सुन रहे थे यश मालवीय जी को। फिराक साहब का एक शेर है जो आखिर में मैं पढ़ना चाहूंगा। हालांकि उस नज्म के बाद अब मेरे पास पढ़ने को कुछ बचा नहीं है, लेकिन मैं अपना नहीं पढ़ रहा हूँ, फिराक साहब का पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ सकता हूँ। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने हमें इतना वक्त दिया, और बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त, मतलब हमें मिल, थोड़ा क्या, सर ने बहुत वक्त दे दिया है। और जहाँ जहाँ हम घूम आए हैं, शायद कभी घूम पाते जिस तरह से सर ने बताया। फिराक का एक शेर है कि मैं अदम अंदर अदम हूँ, मैं जहाँ अंदर जहाँ, एक ही दुनिया हो मेरी, ए फिराक ऐसा नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया सर, हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम ये छोटी सी एक पहल कर रहे हैं। हमें कोई खास किसी भारत सर, मतलब किसी भी सरकार से या किसी भी दुनिया के तमाम चीज़ों से कहीं से फंड नहीं मिल रहा है। अगर आप चाहें तो हमारे लिए फंड रेज कर सकते हैं ऐसी वीडियो और फिराक साहब को लेकर। जो जितने लोग अभी बच्चे, जैसे कुछ कलकत्ता में हैं, कुछ मुझे पता चला आगरा में है, तो तमाम जगह पे जाना, वहाँ से चीज़ें लाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, तो हम और ऐसी वीडियोस लाएंगे। लेकिन अभी जितना हमने हमारे पास है, हम उससे जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम पूरी वही मौजूद है। सचिन भाई हैं, अभिजीत भाई हैं, और शुभम भाई हैं, और सलमान भाई हैं, सारी हमारी टीम है, तो ये भी मौजूद है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। उठती है जा बजा से शामों के आस्तां से, अहबाब के जहन से यादें फिराक के, यादें फिराक की, बातें फिराक की।